तो आज हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास था हमारे इंडिया के साथ, क्योंकि इसके द्वारा जो हमारा ब्रिटिश शासन था वो अंत हो गया था। तो सर, आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने भारत की किस्मत लिखी थी। मतलब वो एक एक्ट था जिससे हम आजाद हुए थे। उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद होने की तब बरफ बढ़े, तो उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने पास किया। ब्रिटेन की संसद ने, वहां के पार्लियामेंट ने पास किया। तो वहां के जो सम्राट थे उसने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो 18 जुलाई का, तो 18 जुलाई 1947 को वो एक एक्ट बन गया। तो एक्ट बनने के बाद सारी चीजें फिर स्ट्रीमलाइन हुई, किस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर करनी है वो उसमें सारी स्ट्रीमलाइन हो गई थी। तो उसके बाद तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद ही हो गया था। तो इसका बड़ा महत्व है। ऐसे नहीं कि इसको हल्के में लिया जा सकता। ये सभी जो पॉलिटिकल साइंस बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसको जानने की। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रॉयल अप्रूवल कब मिला था? देखिए, ये 18 जुलाई को मैंने बताया कि 18 जुलाई को वहाँ के जो सम्राट है, तो वहाँ का जो किंग था, ब्रिटेन का जो किंग था, उसने उसके पर हस्ताक्षर किए। उससे पहले ये प्रोसेस में था 1 महीने के करीब। तो वो प्रोसेस में था। पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन ने उसके पास किया, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसको पास किया, फिर उसके पास वो किंग के पास पहुंचा, किंग ने साइन कर दिए। तो 18 जो जुलाई का दिन है वो हमारे इतिहास में भी, ब्रिटेन के इतिहास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि उस दिन वो एक्ट पास हुआ। हम सभी जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लेकिन वो एक्ट पास हुआ 18 जुलाई 1947 को। तो ये दिन मोस्ट इंपोर्टेंट था हमारे लिए। 15 अगस्त 1947 से भी अधिक इंपोर्टेंट था। तो उस दिन इस एक्ट को मान्यता मिली थी। तो ये एक्ट लाया किस लिए गया था? देखिए, इसके थोड़े प्रीवियस में जाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1939 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो उस टाइम जर्मनी, जापान और इटली, ये देश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे इसमें, और ये देश बहुत हैवी हो गए थे ब्रिटेन पर, यूएसए पर, यूएसएसआर पर। तो इन देशों का वर्चस्व स्थापित हो गया था एक तरह से। तो जर्मनी से, जापान से और इटली से लोगों को डर लगने लगा था। और एक टाइम ऐसा हो गया था 1940 में, जब फ्रांस ने हार स्वीकार कर ली थी और ब्रिटेन को ऐसा लगने लगा था कि अब जापान कब्जा कर लेगा हमारे ऊपर। तो ब्रिटेन को खुद, जिसका पूरे वर्ल्ड में राज था, वो खुद खतरा महसूस करने लगा जापान से कि अब जापान जो है ब्रिटेन पर कब्जा कर लेगा। तो जब ऐसा महसूस होने लगा तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट से ये कहा, हालांकि इंडिया की सरकार और ब्रिटेन की सरकार अलग अलग नहीं थी, लेकिन यूनिट दो थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप कांग्रेस से बात करके और वहां की सेनाओं को भारत, ब्रिटेन के पक्ष में लड़ने के लिए कहो, जापान के विरुद्ध और ब्रिटेन के पक्ष में। तो भारत की जो सरकार थी, या कहो कि कांग्रेस थी, उस टाइम उन्होंने मना किया कि नहीं, हम इस तरह का नहीं करेंगे, हम अपनी सेनाओं को नहीं उतारेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपको आजाद कर देंगे। तरह तरह के लालच देना शुरू किया। तो ये जो लालच था, इसमें कांग्रेस भी आ गई थी और उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट रवैया अपनाया और ये कहा कि ठीक है, हम कुछ शर्तों पर आपको समर्थन दे देंगे, अपनी सेनाओं को वहां पे भेज देंगे। तो वो शर्त ये थी कि आप अभी के अभी ट्रांसफर ऑफ पावर कीजिए, अपने शक्ति का हस्तांतरण हमारे पक्ष में अभी के अभी कर दीजिए। लेकिन इस पक्ष में ब्रिटेन नहीं था। वो चाहता था कि एक प्रोसेस फॉलो होता है, और हालात ऐसे नहीं थे कि कोई भी संसद या कोई भी हो उस पर कार्रवाई कर सके। तो उन्होंने कहा कि हम एक सार्वजनिक तौर पर बयान जारी कर देते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, और हम आपको डेफिनेटली आजाद कर देंगे। जैसे ही ये वर्ल्ड वार खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम आपका प्रोसीजर स्टार्ट करके आपको आजाद कर देंगे। लेकिन फिलहाल आपकी सेनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपके देश में, भारत देश में शांति व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत है, विद्रोह ना हो। तो इसी शर्त पर इंडिया की जो सेनाएं थी, कांग्रेस ने इसी शर्त पर हामी भरी, और मुस्लिम लीग ने भी, जो उस वक्त भारत का एक हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, उन्होंने भी इसी शर्त पर हामी भरी कि ठीक है, अब हम इंडिया की सेनाओं को तो अलाउ करते हैं,
कि आपके पास चली जाएगी और आपके पक्ष में लड़ाई करेगी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हो तो आप हमें आजाद कर देना। तो ये उसका परिदृश्य था पीछे का कि ये एक्ट किस तरह से लाया गया और कितने मजबूरी में लाया गया। अगर सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होता तो शायद हम 1947 में आजाद नहीं हो पाते। तो ये एक्ट भारतीय लोगों को कैसा लगा? देखिए, भारतीय लोग तो शुरू से संघर्ष कर रहे थे। वो तो चाह ही रहे थे कि अब हम जो है आजादी से सांस ले, ब्रिटेन के लोग हमारे पर हुकूमत ना करें। कितने संघर्ष झेले। 1857 में एक महासंग्राम हुआ और उस महासंग्राम में हजारों लोगों के, तो हिंदुओं की भी जान गई, इंडियंस की जान गई और अंग्रेज लोग भी मारे गए। तो उस संग्राम के बाद लगातार ये प्रयास चलता रहा। महात्मा गांधी और दूसरे अन्य तरह के सभी नेता जो स्वतंत्रता संग्राम में विलीन थे, ऐसे नेताओं ने भरपूर प्रयास किया। कुछ गरम दल के नेता भी थे, कुछ नरम दल के नेता भी थे। जैसे भगत सिंह, ये तो और इस तरह के नेता गरम दल के माने जाते थे। वो कहते थे लड़ाई लड़ कर लेंगे, आजादी छीन कर लेंगे। महात्मा गांधी तरह के भी लोग थे, वो कहते थे नहीं, ये चीजें लड़ने का विषय नहीं है, ये आजादी तो हमें वैसे भी मिल जाएगी, बिना हिंसा किए भी मिल सकती है। तो उनका अपना प्रयोग था और वो कारगर भी रहा। तो भारत के लोग तो शुरुआत से चाहते रहे हैं कि हमें आजादी मिल जाए, लेकिन आजादी मिली 1947 में और भारतीय लोगों ने इसका भरपूर स्वागत किया, भरपूर स्वागत किया। तो अगर हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में जानना है तो हमें कौन-कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए? अब रिसोर्सेज की कहीं कमी नहीं है। अगर बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो वो तो उनके पाठ्य पुस्तक में ही आ जाता है। अगर नहीं है तो कोई लाइब्रेरी में जाकर आप जो है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट की पूरी बुक ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट छोटा नहीं था, पूरी एक बुक है उसकी, तो वो ले सकते हैं। और नहीं तो आजकल गूगल कीजिए और गूगल पर सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। और नहीं तो आजकल एआई का टाइम है, आप एआई पर जाकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट टाइप कीजिए, आपके पास पूरा फॉर्मेट आ जाता है। तो आजकल सोर्सेज की कमी नहीं है, कहीं से भी आप यूट्यूब से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जानकारी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे जानकारी हासिल की जा सकती है। उससे पहले का एक मैं वाक्य बताता हूँ कि हमारा 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों की संसद ने बनाया था, ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था और वहां के किंग ने साइन किए थे। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिससे भारत की राज व्यवस्था चलती थी। तो वो राज व्यवस्था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 बना। तो 1947 में ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा गया कि जब तक आपका संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही शासन चलाते रहेंगे। और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में ऐसा भी कहा गया कि आज के बाद, जिस दिन वो बनकर तैयार हुआ था 18 जुलाई को, और जिस दिन वो लागू होना था, तो लागू होने की डेट भी उसमें मेंशन कर दी थी उसी एक्ट में कि आज बनकर तैयार हुआ है और वो 15 अगस्त 1947 को लागू भी हो जाएगा। तो जिस दिन लागू होगा उसी दिन से ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण भारतीय के किसी मामलों पर भी नहीं रहेगा। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, और इस तरह से पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो जो चाहे कानून बनाए, चाहे वो कानून जो ब्रिटेन के कानूनों का विरोध भी करता हो तो वो भी बना सकती है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन जब तक उनका संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, उनका कोई कानून बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक वो, क्योंकि शासकीय कार्य चलाने ही होते, नहीं तो सारा मामला होच पोच होता है। तो वो शासकीय कार्य चलाने के लिए 1935 का एक्ट था, वो ही लागू रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमने पाया कि हमारे मैक्सिमम हिस्से, ज्यादातर चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली थी। जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उससे मैक्सिमम चीजें भारत के संविधान में चली गई। तो इंडिया जब ये 1935 में बना तो कह सकते हैं हम कि हमारा संविधान एक तरह से वो ही था। और बाद में भी हमारे संविधान से वो 1935 के एक्ट से उठकर संविधान में बहुत सारी चीजें चली गई। तो वो एक्ट तकरीबन तकरीबन हम मान सकते हैं कि वो एक्ट जब बना था 1935 में तो बहुत अच्छा बना था।
और उसके अनुसार शासकीय कार्य अच्छे से चलाया जा सकता था। तो इस एक्ट से ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को कैसा लगा? अब भारत सोने के मुर्गे नहीं रहे थे, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को। तो अब 1947 में सोने की चिड़िया नहीं रही थी, भारत एक घाटे का सौदा था। केवल और केवल भारत की सेनाओं की जरूरत थी ब्रिटेन सरकार को, इंग्लैंड की सरकार को। तो भारत की सेनाओं का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर इतना आसान नहीं रहेगा था, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो आज तक भी नहीं हुआ। तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर होना नहीं तो भारत की सेनाओं की जरूरत पड़नी नहीं। तो भारत के जो परिस्थितियां ऐसी थी कि घाटे का सौदा कहलाती थी, कि इंग्लैंड को खर्चा ज्यादा करना पड़ता था, अर्निंग वहां से कम होती थी, इस तरह की बात थी। तो ऐसा सब कुछ, और क्योंकि भारतीयों का नियंत्रण भी बाकी चीजों पर तकरीबन तकरीबन हो चुका था। जो 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आए थे तो पूरी तरह से नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था। फिर धीरे धीरे करके जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद तो तकरीबन तकरीबन चीजें भारत के हाथों में आ चुकी थी। तो सारी चीजें जब भारत के हाथों में आ ही चुकी थी, तो वो और भारत को लूट नहीं सकते थे। उसके बाद यदि इंग्लैंड का नियंत्रण रहता भी, यदि भारत गुलाम रहता भी, तब भी कोई फायदे का सौदा अंग्रेजों के लिए था नहीं। तो वो लोग भी खुद भारत को आजाद करना चाह रहे थे कि इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, अब ये जैसा रहे वैसा रहे। क्योंकि जितने सोने चांदी जवाहरात जेवर जो माल था, जो पैसे थे, वो सब के सब पहले ही जहाजों में भर के इंग्लैंड जा चुके थे। जो कोहिनूर हीरा है हमारा, वो भी पहले ही जा चुका था। तो भारत को जितना दोहन करना था, जितना भारत से चाहिए था, वो सब कुछ ले चुके थे। अब देने के लिए भारत के पास था ही कुछ नहीं। तो ब्रिटेन की सरकार ने भी, ब्रिटेन के लोगों ने भी इसका स्वागत किया, इसका अगेंस्ट खड़े नहीं हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।